हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के 13 जून 2026 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर और उस पेपर के जीके जीएस के सभी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। और ये पेपर आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, ज्ञानदेव की प्रसिद्ध रचना भावार्थ दीपिका या फिर उसको ब्रैकेट में ज्ञानेश्वरी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ पर विस्तृत टीका है? विष्णु पुराण, उपनिषद, भावार्थ गीता, ब्रह्मसूत्र। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, भगवत गीता। ठीक है, ज्ञानदेव की प्रसिद्ध रचना भावार्थ दीपिका भगवत गीता धर्म ग्रंथ पर आधारित विस्तृत टीका है। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर 13वीं सदी के महान मराठी संत और कवि थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना भावार्थ दीपिका की रचना मराठी भाषा में की थी। भावार्थ दीपिका भगवत गीता पर लिखित विस्तृत टीका है। इस ग्रंथ में ज्ञानदेव ने गीता के 700 श्लोकों का मराठी भाषा में भावार्थ प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ मराठी साहित्य की अमूल्य धरोहर और भक्तिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के दक्षिण भाग में लगभग 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह रेखा 21 जून को भारत में ग्रीष्म अयनांत के दिन सूर्य की लंबवत किरण प्राप्त करती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्तियों को किन 2 निरोध श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्रदान करता है? नागरिक और सैन्य, अस्थायी और स्थायी, न्यायिक और कार्यकारी, दंडात्मक और निवारक। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, दंडात्मक और निवारक। ठीक है, अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण 2 प्रकार के निरोध के संदर्भ में दिया गया है, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध अपराध करने के बाद विधि द्वारा दिया जाता है और निवारक निरोध जो है संभावित अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के मामले में विशेष उपबंध करता है, जैसे सलाहकार बोर्ड से समीक्षा। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प है, कार्यवाही अनौपचारिक, लचीली और कम तकनीकी होती है। औपचारिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य के कड़े नियमों का पालन किया जाता है। लोक अदालत सत्र की अध्यक्षता केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं। लोक अदालत में प्रस्तुत प्रत्येक मामले में वकील का होना अनिवार्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब है विकल्प ए, कार्यवाही अनौपचारिक, लचीली और कम तकनीकी होती है। लोक अदालत अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत की स्थापना की गई। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र
सस्ती और सुलह के माध्यम से निपटान करना है। लोक अदालत की कार्यवाही अनौपचारिक, लचीली और कम तकनीकी होती है। लोक अदालत में साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता। इसमें निर्णय सर्वसम्मति और सुलह के आधार पर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और इसीलिए शीतकाल के दौरान अधिक पसंद किया जाता है? चमकदार पृष्ठ, श्वेत पृष्ठ, हल्के रंग का पृष्ठ या गहरे रंग का पृष्ठ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, गहरे रंग का पृष्ठ। गहरे रंग के पृष्ठ अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। यह सूर्य के विकिरण को तेजी से अवशोषित करते हैं और ऊष्मा को अधिक ग्रहण करते हैं। तो शीतकाल में अधिक ऊष्मा अवशोषण के कारण गहरे रंग के पृष्ठ अधिक उपयोगी होते हैं। चमकदार या श्वेत पृष्ठ अधिक ऊष्मा परावर्तित करते हैं, इसलिए वे कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए शीतकाल के दौरान गहरे रंग के पृष्ठ अधिक पसंद किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 2025 में यूनेस्को के तहत किस उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव क्षेत्र को भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? विकल्प है नुब्रा घाटी रिजर्व, स्पीति घाटी, कारगिल वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख वन्यजीव विभाग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, स्पीति घाटी। 2025 में यूनेस्को के तहत स्पीति घाटी को भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ दुर्लभ वन्यजीव हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती भेड़ आदि पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य संरक्षण के साथ साथ सतत विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? हरियाणा, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कमेंट कीजिए। सही जवाब है आपका विकल्प बी, दमन और दीव। 2011 की जनगणना अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 618 दर्ज किया गया था। दमन दीव भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लिंगानुपात सबसे कम है। भारत में कुल लिंगानुपात 2011 में 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से होता है। ठीक है, लिंगानुपात में कमी महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और लैंगिक भेदभाव से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, जब वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाती है तो इस अभिक्रिया को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? साबुनीकरण, दहन, अवक्षेपण या किण्वन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए, साबुनीकरण अभिक्रिया। वसा, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और साबुनीकरण एक क्षारीय हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में ट्राइग्लिसराइड अणु टूटकर फैटी एसिड के सोडियम लवण और ग्लिसरॉल बनाते हैं। साबुन की यह अभिक्रिया दैनिक जीवन में सफाई और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू ऑफ इक्विटी? सही जवाब है आपका विकल्प सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 182 मीटर, जिसमें आधार 58 मीटर और प्रतिमा 124 मीटर की है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के अवसर पर समर्पित की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज का श्रेय दिया जाता है? डेमित्री मेंडलीव, एंटोनी लेवेशियर, जॉन डाल्टन या जोसेफ प्रिस्ले? सही जवाब है आपका विकल्प बी, एंटोनी लेवेशियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रथम बार एंटोनी लेवेशियर ने प्रतिपादित किया। उन्होंने बंद पात्रों में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का मापन कर यह सिद्ध किया कि कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम का कथन पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, और लेवेशियर को ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकारी शक्तियों भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती है? विकल्प है राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित करना, संसद के लिए चुनाव आयोजित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और उनकी सलाह पर अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करना, या विकल्प डी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम बनाना। सही जवाब है आपका विकल्प सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और उनकी सलाह पर अन्य केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपाली शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सभी मंत्रियों राष्ट्रपति के प्रति पद ग्रहण की शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक भारतीय साहित्य में स्थानीय भाषाओं का उदय मुख्यतः किसके कारण हुआ? विकल्प है ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा और मुद्रण प्रौद्योगिकी, पश्चिमी उपनिवेशीकरण के कारण क्षेत्रीय राज्य का पतन, मुगल दरबार के दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में छापना, विभिन्न भारतीय भाषाओं में कथाकारिता की परंपराओं में वृद्धि। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा और मुद्रण प्रौद्योगिकी। आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा और मुद्रण प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। मुद्रण प्रौद्योगिकी के कारण पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ। इसमें स्थानीय भाषाओं में साहित्य की रचना और प्रकाशन को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश शिक्षा ने नई विचारधारा में वैज्ञानिक सोच और आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया, जिससे कि साहित्य का विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है और परिणाम स्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है? विकल्प है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन या स्थानांतरण। सही जवाब है आपका विकल्प बी, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मायोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्र की संख्या को आधा कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री मुख्यतः यौन प्रजनन के दौरान गैमेट्स यानी शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण में
होती है। इस प्रक्रिया में दो विभाजन होते हैं। प्रथम है अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडब फोटोशॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम? सही जवाब है विकल्प डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वास्को डी गामा भारतीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए किस तिथि को कालीकट के निकट कप्पड़ पहुंचा था? विकल्प है 20 नवंबर 1500, 10 जून 1495, 14 अप्रैल 1482 या 20 मई 1498? सही जवाब है आपका विकल्प डी, 20 मई 1498। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से भारत के लिए रवाना हुआ था और वह 20 मई 1498 को कालीकट के निकट कप्पड़ पहुंचा था। कालीकट उस समय जमोरिन का राज्य था। वास्को डी गामा का उद्देश्य भारतीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध को स्थापित करना था। यह यूरोप से समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रमुख यात्री था। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र में कोशी नदी प्रायः अपना चैनल बदलती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? विकल्प है ऊपरी धारा क्षेत्र में मिल रहे बांध इसके प्राकृतिक प्रवाह को निरंतर संशोधित करते हैं, यह हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है, इसका प्रवाह केवल मौसमी मानसूनी वर्षा द्वारा बना रहता है, यह विवर्तनिक दरारों वाली निचली भूमि के एक लंबे हिस्से से होकर गुजरती है। तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, यह हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लेकर के निकलती है। कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है। यह हिमालय के युवा और अस्थिर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और बहुत अधिक अवसाद साथ में लेकर के आती है। मैदानी क्षेत्र में पहुंचकर नदी की ढलान कम हो जाती है जिससे कि अवसाद जमा हो जाते हैं और नदी बार बार अपना चैनल बदलती है। कोशी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अरुण, तमुर, सून, दूध कोशी और भोटे कोशी। कोशी नदी का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल, भारत और चीन यानी कि तिब्बत में भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस रूप में वर्णित किया है? एक आवश्यक विशेषता, एक नवीन विशेषता, एक मूलभूत विशेषता या एक अविभाज्य विशेषता है? सही जवाब है एक नवीन विशेषता। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं। ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम भारत में यूरोपीय प्रतिद्वंदिता पर वांडीवास के युद्ध के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? विकल्प है ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हुई क्योंकि फ्रांसीसी सैन्य प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्षेत्र पर सफल कब्जे के माध्यम से फ्रांसीसी सत्ता का विस्तार हुआ। प्रमुख दक्षिणी बंदरगाह से
सेनाओं के पीछे हटने के साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हो गया। दक्कन स्थित शासकों के साथ नए गठबंधन के कारण फ्रांसीसी वर्चस्व में वृद्धि हुई। सही जवाब है आपका विकल्प ए, ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि हुई, क्योंकि फ्रांसीसी सैन्य प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो गया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक है, इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का स्थायी अंत हुआ और ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों कर्नल आयरकूट ने फ्रांसीसियों काउंट डे लाली को पराजित किया। इस पराजय के कारण के बाद भारत में फ्रांसीसी सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर लैब सर्वर के बिना किसी गड़बड़ी के एक ही समय में कई विद्यार्थियों के लॉगिन अनुरोधों को हैंडल करता है। यह परिदृश्य मुख्यतः किस अभिलक्षण को हाईलाइट करता है? पोर्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग और विश्वसनीयता, केवल परिवर्तनशीलता या मेमोरी? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, मल्टीटास्किंग और विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक साथ कई कार्यों को निष्पादित कर सकता है, जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लिनक्स की प्रमुख विशेषता होती है। सर्वर कई उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को एक साथ प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की विश्वसनीयता का अर्थ है यह लगातार और सही तरीके से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 2025 में ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? अल्जीरिया, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनेई? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अल्जीरिया। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। संस्थापक सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र इसके सदस्य बने। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें निहित है? अनुच्छेद 47, 42, 41 या 43? सही जवाब है अनुच्छेद 42, विकल्प बी। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को मानवीय कार्य वातावरण और प्रसूति सहायता प्रदान करना है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी? विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? सही जवाब है विकल्प डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा की अवधारणा पर सबसे पहले चर्चा की थी। नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के न्यूनतम स्तर को गरीबी रेखा के रूप में प्रस्तावित किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीव्र आलोचना की और धन निकासी सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में देश में एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है? विकल्प है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी,
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी DSE की स्थापना 1947 में हुई। यह पहले देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन समय के साथ इसका कारोबार बहुत कम हो गया। अब इसका संचालन प्रभावी रूप से बंद हो चुका है और यह सक्रिय स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और यह वर्तमान में सक्रिय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस सामाजिक आर्थिक स्थिति ने मोपला विद्रोह के लंबे समय तक चलने में योगदान दिया? विकल्प है काली मिर्च के निर्यात पर कराधान जिसने समुद्री गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया, मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून और जमींदार द्वारा उत्पीड़न, मैसूर और मालाबार को जोड़ने वाले कारवां व्यापारी मार्ग का व्यवधान, या तटीय वस्तुओं को प्रभावित करने वाले नए मछली पकड़ने के प्रतिबंधों का प्रवर्तन। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसका एक कारण वहां की सामाजिक आर्थिक स्थितियां थी। मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून लागू हुए थे। मुस्लिम किसानों को जमींदारों, मुख्यतः हिंदू जमींदारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इन्हीं कारण से मोपला विद्रोह लंबे समय तक चला और इसने व्यापक रूप धारण किया। तो मोपला विद्रोह केवल धार्मिक नहीं था, यह मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक शोषण और भूमि संबंधी अन्याय के विरुद्ध एक किसान विद्रोह था। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार अप्रैल 2024 तक भारत में लिग्नाइट भंडार का उच्चतम अनुपात किस राज्य में पाया गया है? विकल्प है राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, तमिलनाडु। कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार अप्रैल 2024 तक भारत में कुल लिग्नाइट भंडार 11,108 मिलियन टन है। भारत के कुल लिग्नाइट भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है और तमिलनाडु में देश के कुल लिग्नाइट भंडार का लगभग 90% से अधिक हिस्सा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड या स्वीडन? सही जवाब है आपका विकल्प सी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। यह इंडेक्स 147 देशों के लोगों के जीवन संतोष को मापती है। अगला प्रश्न है, ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट का अधिकांश मार्ग मुख्यतः किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? सही जवाब है विकल्प सी, यूरोप। ओरिएंट एक्सप्रेस का संचालन 1883 में शुरू हुआ। यह यूरोप के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक प्रसिद्ध ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट है। इसका मार्ग फ्रांस से शुरू होकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया होता हुआ तुर्की तक जाता था। यह लग्जरी रेल यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 28 नंबर प्रश्न है, 2025 महिला ODI विश्व कप के दौरान 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर सूजी बेट्स का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका? सही जवाब है विकल्प बी, न्यूजीलैंड। सूजी बेट्स 2025 महिला ODI विश्व कप के दौरान 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बनी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि महिला क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है।
सूजी बिट्स का संबंध न्यूजीलैंड देश से है। उन्होंने न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए सभी प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, 17 नवंबर 2025 को किस संस्थान को क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया है? विकल्प है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़। सही जवाब है आपका विकल्प बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़। 17 नवंबर 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ को क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया। यह केंद्र क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण पर अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई अनुप्रयोग के विकास को गति देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? विकल्प है ग्लेशियर का पिघलना और तटीय क्षेत्र में बाढ़ का आना, वायुमंडलीय तापमान में कमी होना, विश्व भर में समुद्र स्तर में कमी होना या महासागरीय सतही जल का स्थायी शीतलन। सही जवाब है विकल्प ए, ग्लेशियर का पिघलना और तटीय क्षेत्र में बाढ़ का आना। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का कारण होता है। इससे ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है और समुद्र स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माय वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आप यहाँ पे इनका फिगर देख के ही समझ गए होंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आइए देखते हैं। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2014 में हुआ था और इसे सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार ने मिलकर लिखा था। यह पुस्तक क्रिकेट के मैदान और जीवन के अनुभवों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन खुले हों तो चल रहे प्रोग्राम को बीच करने का सबसे त्वरित तरीका अल्ट कुंजी को टैब कुंजी के साथ दबाना है। सेव, स्विच, ओपन, क्लोज। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, स्विच। विंडो 11 में अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग खुले हुए कार्यक्रम को बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस टैब दबाने पर स्क्रीन पर सभी खुले प्रोग्राम की थंबनेल सूची प्रदर्शित होती है। टैब कुंजी को बार बार दबाने से चयन अगले खुले प्रोग्राम की ओर मूव होता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन कुमारगुप्त प्रथम के शासन की प्रकृति का सही वर्णन करता है? विकल्प है उनके शासनकाल में बार बार आंतरिक विद्रोह होते रहे जिससे गुप्त सत्ता कमजोर हो गई। उनके शासनकाल में पुष्पमित्रों का प्रारंभिक उदय हुआ। ये ऐसे खतरे थे जिनसे कोई बड़ा व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। उनका शासनकाल मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। उनके शासन में मध्य भारत में सतत क्षेत्रीय विस्तार दिखा गया। तो सही जवाब क्या है? विकल्प सी, उनका शासनकाल मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। कुमारगुप्त प्रथम लगभग 415 से 455 ईस्वी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का शासन मजबूत हुआ और आंतरिक स्थिरता बनी रही। आर्थिक समृद्धि, व्यापार, उद्योग और कला साहित्य को पर्याप्त संरक्षण मिला। अगला प्रश्न है, आर्थिक मंदी के दौरान समग्र मांग में गिरावट के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? चक्रीय, मौसमी, संरचनात्मक, ऐच्छिक।
सही जवाब है आपका विकल्प ए चक्रीय। चक्रीय बेरोजगारी समय मांग में गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। यह आर्थिक मंदी या व्यापार चक्र के संतुलन के चरण में होती है। कंपनियां कम उत्पादन करती हैं जिससे श्रमिक की मांग घट जाती है। यह बेरोजगारी अस्थायी होती है और अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ स्वतः कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक गतिविधि के लिए नई वर्गीकरण प्रणाली जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 कहा जाता है, किस राष्ट्रीय निकाय द्वारा तैयार की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या नीति आयोग? तो सही जवाब क्या है आपका विकल्प सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय औद्योगिकी वर्गीकरण एक मानक आंकड़ा वर्गीकरण है जो आर्थिक गतिविधि के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। एनआईसी का उद्देश्य देश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को एक समान और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किन प्राधिकारियों को रीट जारी कर सकते हैं? तो आपका विकल्प है केवल राज्य सरकार, कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण का सरकार या केवल निजी कंपनियां, केवल केंद्र सरकार। तो सही जवाब है विकल्प बी कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण या सरकार। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र में उपलब्ध है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति प्राधिकरण या सरकार को रीट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, .docx एक्सटेंशन वाली फाइल प्रायः किसके द्वारा निर्मित होती है? MS पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड या MS वर्ड? तो सही जवाब है विकल्प डी MS वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में उपलब्ध एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड द्वारा बनाई गई फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .doc होता है। .doc फाइलें XML आधारित ओपन फॉर्मेट में सहेजी जाती हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ओमकारेश्वर अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य, पन्ना अभयारण्य या पेंच वन्यजीव अभयारण्य? सही जवाब है आपका विकल्प ए ओमकारेश्वर वन अभयारण्य। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को 2025 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अभयारण्य नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र समुद्र, जैव विविधता, घने वन और वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। बाघ अभयारण्य का दर्जा मिलने से वन्य जीव संरक्षण, अनुसंधान और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विज्ञान धारा के अंतर्गत विलय की गई योजनाओं में से एक नहीं है? विकल्प है अनुसंधान एवं विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यान्वयन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण। तो सही जवाब क्या है? विकल्प बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान धारा बनाई। विज्ञान धारा के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास योजना का विलय किया गया। नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन योजना को भी विज्ञान धारा में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पाल शासक धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? विकल्प है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।